वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी का वेलकम है वाई डी के ट्यूटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल। आज सुबह का फर्स्ट आर्टिकल हम पढ़ने वाले हैं। द सर्ज इसका टाइटल है, द हिंदू का ये आर्टिकल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ ट्यूटोरियल तालिबान जो धीमे धीमे करके अफ़गानिस्तान पे कब्जा जमा रहा है अमेरिका के निकल जाने के बाद, इस चीज़ के ऊपर। सिंपल सा लिखा हुआ आर्टिकल है, बहुत मुश्किल है नहीं, लेकिन आप इसमें देखोगे बहुत सारे ग्रामर रूल्स और बहुत सारी वोकैबुलरी। और अपना पढ़ने का भी यही अंदाज़ है, जैसे जैसे मैं ट्रांसलेट करता जाऊंगा आपको बताता जाऊंगा, साथ साथ हर सेंटेंस के स्ट्रक्चर को अलग से लेकर के हमें समझना है। आज के जितने भी ग्रामर रूल्स और वोकैबुलरी आप देखोगे, यू विल अप्लाई ऑन दिस क्विज। ये क्लोज टेस्ट है, हैंडमेड क्लोज टेस्ट है, आप लोगों के लिए बनाता हूँ मैं। सभी लोग इसको एक ट्राई दें, आप सब कुछ सीख लेंगे। वीडियो के लास्ट में इसको मैं लाइव सॉल्व करवाऊंगा, आपको पता लगेगा आपने कितना सीखा। और यही आपका मोटिवेशन भी है। पहले आधा घंटा किसी काम में इन्वेस्ट करो और बाद में देखो आपने कितना सीख पाए आप, है ना। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। शुरू करते हैं, चलिए इंग्लिश को आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से सीखते हैं। कह रहे द सर्ज। देखिए, सर्ज का मतलब होता है एक बहाव, एक लहर, वेव बोल सकते हैं आप इसको। बड़ी सी लहर होती है जो। करेक्ट, बहुत बड़ी लहर आ गई है, कहीं से बहुत तेज़ बहाव आया है, कहीं से बहुत तेज़ रश आया है। और बात किसकी कर रहा है? बात हो रही है तालिबान के रीसेंट गेंस की अफ़गानिस्तान में। हाल ही में तालिबान नाम के इस आतंकवादी संगठन ने अफ़गानिस्तान में कैसे गेन किया है, कैसे कई डिस्ट्रिक्ट में अपना कब्जा जमाया है। गेन का मतलब होता है फ़ायदा, तो तालिबान को फ़ायदा हो रहा है क्योंकि अब इसका जो है एरिया बढ़ता जा रहा है, कब्जा जमाता जा रहा है कई डिस्ट्रिक्ट्स पे। समझ गए? सर्ज नाम के वर्ड को यूज़ करें, इंक्रीज़ के लिए भी यूज़ करते हैं इस वर्ड को, ग्रोथ के लिए भी यूज़ करते हैं, किसी लहर के लिए भी यूज़ करते हैं। जब भी कोई चीज़ अचानक से बढ़ती है ना, तो हम सर्ज नाम के वर्ड से उस चीज़ को बताते हैं। चलिए इसके टाइटल पैराग्राफ से देखेंगे क्या कहना चाह रहा है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके। आप जिस तलाश में इस चैनल पे पहुँचे हो, यहाँ पे आकर के पूरी होती है इंग्लिश को बेसिक से कैसे सीखा जाए, है ना। कह रहे द तालिबान शुड नॉट बी अलाउड टू टेक कंट्रोल ऑफ अफगानिस्तान थ्रू ब्लडशेड। कह रहे जो तालिबान है उसको अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। तालिबान को पैसिव वॉइस के अंदर बिल्कुल भी इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए कि वो टेक कंट्रोल करे, वो अच्छे तरीके से नियंत्रण पाए अफ़गानिस्तान पे। और कैसे? जरिए थ्रू ब्लडशेड के। ब्लडशेड का मतलब होता है खून खराबा। ये वर्ड आगे आएगा, इसको हम डिटेल में देखेंगे, है ना। तो खून खराबे के जरिए तालिबान जो है अफ़गानिस्तान पे कब्जा जमाए, ऐसा जो है इसको बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। इस चीज़ को हमें इंश्योर करना है। तालिबान आपका सब्जेक्ट है, शुड नॉट बी अलाउड इसकी वर्ब है। आपको सब्जेक्ट और वर्ब्स इसी तरीके से ब्लू और पिंक कलर में मिलेंगे पूरे आर्टिकल के अंदर। आपके अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करवाने के लिए इस मैं एक्सरसाइज को करता हूँ। मन लगा करके हर सेंटेंस को जब भी पढ़ो तो सेंटेंस के सब्जेक्ट और वर्ब को ज़रूर से अलग से आपको जो है नोटिस देना है। थ्रू का मतलब होता है वाया, है ना, बाय वे ऑफ भी बोलते हैं इसको, याद रखें, मैंने लिखना भूल गया आज। थ्रू को एक बहुत अच्छा फ्रेज होता है बाय वे ऑफ, और आप इसको वाया भी लिख सकते हो, जरिए, किसी काम के जरिए। चलिए फटाफट से अपना वक्त है वोकैबुलरी वर्ड्स का, सारे के सारे वर्ड्स हम देख लेते हैं इस आर्टिकल में जो यूज़ होने वाले हैं, एडवांस वर्ड्स। लेकिन उससे पहले एक छोटी चीज़ ऐड करूंगा। अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ पे करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा सिलेक्शन में रोल है, जैसे कि बैंक की, यूपीएससी की, स्टेट पीएससी की, तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा एक ऑल इन वन सोर्स फॉर करंट अफेयर्स, करियर्स क्लाउड ऐप। यहाँ पे इनकी एक टीम है एक्सपीरियंस टीचर्स की, जो दिन भर के सारे करंट अफेयर्स को इकट्ठा करके आपको दे देते हैं पीडीएफ शाम में। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं के अंदर ये पीडीएफ आपको मिलेगी। साथ में मिलेंगे आपको 2 क्विज हर रोज, ताकि इस पीडीएफ में जो आप सीखो उस क्विज पे आप अप्लाई करके अपना लेवल चेक करो अपनी। अब इसी पीडीएफ को जो डेली वाली है ये वीकली और मंथली में भी बना देते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे करंट अफेयर्स के जो पॉइंट्स है उनको लेकर के। इस तरह से पिछले 6 महीने का सारा करंट अफेयर्स ऐप अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में, क्विजेस के साथ। इन्होंने टॉपिक वाइज भी अलग किया हुआ है, साइंस के अलग कर दिए, इकोनॉमी अलग कर दिया, बैंकिंग वालों का कैप्सूल ही अलग है, और स्टेट वाइज भी अलग अलग किया हुआ है। अगर आप स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अपनी स्टेट का भी आप पढ़ सकते हैं। एक और चीज इसमें इंक्लूडेड है, बैंकिंग के डीआई और पजल्स के हाई लेवल सेट्स। ये पीओ और क्लरिकल दोनों के लिए मिलेंगे, प्री और मेंस दोनों एग्जाम्स के लिए। इस कोर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। करियर्स क्लाउड ऐप को डाउनलोड करें, ओपन करें और ऑल कोर्सेज में जाकर के करंट अफेयर्स का जो कोर्स है इसको चेकआउट करें। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो 499 का कोर्स है, आप यूज़ करें कूपन कोड YT10। साथ ही गोल्ड कॉइन्स यूज़ करें 50 रुपये के, 499 का कोर्स मिलेगा 401 रुपये में। अगर करंट अफेयर्स ही आपकी कमजोरी है तो 1 महीना इस ऐप को दो, अपनी कमजोरी को दूर करो। चलिए, ये हमारी वोकैबुलरी शीट है। सारे नए वर्ड्स, पुराने वर्ड्स इस शीट में आपको मिलेंगे, पिछले भी जो आपने सीखे हैं और आज वाले भी। इस शीट को आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से भी और कमेंट सेक्शन से भी।
आज के हमारे वर्ड्स मैं आपको बता देता हूँ, 3 ही हैं ढंग के वर्ड्स, है ना। पहला वर्ड है रेलेंटलेस, दूसरा वर्ड है एब्डिकेट और तीसरा वर्ड है ब्लडशेड, है ना। कल हमने परवर्स पे छोड़ा था, तो पिछले वर्ड्स को मत भूल जाना भाई, ये तुम्हारे को डिटेल में करवा रहा हूँ मैं, भूलने का कोई भी रीज़न नहीं है आपके पास, रिवीजन आपका चलना चाहिए। देखिए रेलेंटलेस वर्ड क्या है, बड़ा आसान है, रेलेंट नाम के वर्ड को आप पकड़ लें। रेलेंट का मतलब होता है देना या सरेंडर करना, मेनली इसको सरेंडर करने के लिए, हथियार डालने के लिए रेलेंट नाम के वर्ड को यूज़ करते हैं। अगर आप रेलेंटलेस है ना, आप एक ऐसे पर्सन है जो हथियार डालने को तैयार नहीं है। अब इसका मतलब क्या है, या तो आप बड़े ही क्रूअल हैं, जंगली हैं, निर्मोही हैं, है ना, या तो ऐसे पर्सन है जिसको हथियार डालने ही नहीं है, या फिर एक ऐसी चीज़ है आप जो कभी ख़त्म नहीं होगी। समझ रहे हो, आप किसी चीज़ के ख़त्म होने की बात कर रहे हो पर वो ख़त्म ही नहीं हो रही, रुक ही नहीं रही, तो वो भी रेलेंटलेस ही है, क्योंकि हथियार डालने या गिव अप करने या ख़त्म होने को तैयार नहीं है। तो दोनों ही चीज़ों के लिए यूज़ करें, नेवर सीजिंग के लिए, नेवर एंडिंग के लिए, और क्रूअल के लिए, और समवन रिफ्यूजिंग टू गिव अप के लिए। अब यूज़ करके मैं आपको दिखा देता हूँ। द रिबेल्स सरेंडर्ड बिफोर अ रेलेंटलेस आर्मी। रिबेल्स ने सरेंडर कर दिया, इन लड़ाकों ने हथियार डाल दिए एक रेलेंटलेस आर्मी के सामने, ऐसी आर्मी के सामने जो बड़ी क्रूअल थी, जो कि अपने हथियार डालने को तैयार नहीं थी। समझ गए। अब एक सेंटेंस और देखो, रेलेंटलेस ट्रैफिक नॉइस अफेक्ट्स माई वर्क। कह रहा है ये नेवर सीजिंग जो ट्रैफिक नॉइस है ना, कभी ना ख़त्म होने वाला जो ट्रैफिक का बाहर से जो शोर आता है, ख़राब कर रहा है, प्रभाव डाल रहा है मेरे वर्क पे। समझ गए मेरी बात को। यहाँ पे ट्रैफिक नॉइस क्रूअल नहीं है, यहाँ पे ट्रैफिक नॉइस ऐसा नॉइस है, शोर है, जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है, सुबह से रात तक दिन तक हमेशा शोर रहता है। अब रेलेंटलेस के सिनोनिम देख लो। देखो रेलेंटलेस से बन गया अनरिलेंटिंग। रेलेंट का मतलब होता है यील्ड करना, सरेंडर करना, तो अनयील्डिंग भी बन गया। और एक वर्ड होता है इनएक्सोरेबल। इनएक्सोरेबल हर वो चीज़ है जो बड़ी क्रूअल हो, जो आपकी बात मानने को तैयार ना हो, है ना, इनएक्सोरेबल भी इसको बोलते हैं। चलिए अगला वर्ड देख लेना अपना। अगला अपना वर्ड है एब्डिकेट। सिंपल सा ही वर्ड है, एक वर्ब होती है। इसका मतलब होता है अपनी पोजीशन है जो पावर की या रिस्पॉन्सिबिलिटी की, उसको अपनी इच्छा से त्याग देना। आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने दी, वो आपके नाम पे है, लेकिन आप एक दिन आकर के बोलो कि भाई आज से काम ये मैं नहीं करूँगा। या आपको मैंने कोई पावर भी दी, आपने एक दिन आकर के बोला कि ये पावर अपने अपने पास रखो, आज से मैं इसको एक्सरसाइज नहीं करूँगा। समझ गए। द मैन एब्डिकेटेड हिज फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड बिकेम अ हर्मिट। आदमी ने त्याग कर दिया अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का और बन गया जाकर के एक संत साधु। हर्मिट क्या होता है, जो जंगलों में रहता है, एकदम जो है फैमिली से, हर चीज़ से दूर रहता है, हर्मिट बन गया। तो एब्डिकेट को आप दोनों ही चीज़ों के लिए यूज़ करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर दोनों के लिए। जैसे कोई मिनिस्टर साहब है, उन्होंने कुर्सी छोड़ दी अपनी, है ना, बोला कि आज से जो है इस कुर्सी पे मैं नहीं बैठूंगा, तो वो भी एब्डिकेट कर रहे हैं। तो इसको अबैंडन करना बोलते हैं, रिलैंक्विश करना बोलते हैं, और रिनाउंस करना बोलते हैं। तीनों ही त्याग करने का सिनोनिम है। एब्डिकेट की नाउन फॉर्म होती है एब्डिकेशन। अदर फॉर्म्स को जरूर देखा करो वर्ड्स की। एक ही वर्ड से एक नया वर्ड आपके लिए तैयार हो गया, वर्ब से नाउन आपको पता लग गया। एब्डिकेशन भी यही है, इस एक्ट को बोलते हैं एब्डिकेशन, इस काम को। अगला वर्ड है हमारा ब्लडशेड। देखिए ये वर्ड बिल्कुल आसान है। ब्लड मतलब खून, शेड मतलब बहाना, है ना, किसी चीज़ को बहाना। ब्लडशेड का मतलब ये होता है खून खराबा। इसको आप स्लॉटर बोल दो, मैसेकर बोल दो, और इसका एक बहुत अच्छा सिनोनिम है कार्नेज। एक इनफॉर्मल वर्ड है इसका गोर, इसका सिनोनिम। ये आपको वीडियो गेम्स में बहुत देखने को मिलेगा, गोर, है ना, गोर। कार्नेज और गोर जो है इसके सिनोनिम हो गए। अब ब्लडशेड को यूज़ करके दिखा देता हूँ। द वॉर वॉज मार्क्ड बाय अ लेंथी स्पेल ऑफ ब्लडशेड। ये वॉर जो थी मार्क्ड बाय थी, इस वॉर का हिंट जो था, निशान जो था, एक बहुत ही लंबा स्पेल था, पीरियड था खून खराबे का, ब्लडशेड का। समझ गए। तो आज भाई 3 ही वर्ड्स हैं, ज़्यादा मुश्किल आर्टिकल है नहीं, और वर्ड्स बहुत सिंपल आए हैं। फटाफट आगे बढ़ेंगे। इस वोकैब शीट को जरूर से डाउनलोड कर लें, कमेंट सेक्शन से और टेलीग्राम ग्रुप से, दोनों जगह से आपको मिलेगी। चलिए समरी टाइम। समरी बहुत सीधी सी है। 9/11 के बाद अमेरिका आ गया था अफ़गानिस्तान में तालिबान से फाइट करने के लिए। 20 साल में इसने बहुत सारे सोल्जर्स गंवाए अपने, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है अफ़गानिस्तान में इसने वेस्ट किए अपने। और 20 साल जब हो गए इस वॉर को, अब अमेरिका को लगता है कि इस वॉर को हमें ख़त्म करना चाहिए, इस वॉर से बाहर निकलना चाहिए। ध्यान देने की बात यह है कि जब अमेरिका तालिबान में घुसा था अफ़गानिस्तान में, इसको किसी ने बुलाया नहीं था, और अब अमेरिका जब भाग रहा है यहाँ से, तब भी इसको किसी ने भेजा नहीं है। अपने आप आ रहा है और अपने आप जा रहा है। अब इसके जाने से क्या हो रहा है, तालिबान जो अभी तक दबा हुआ था इसके नीचे, अब तालिबान उभर करके आ रहा है और अफ़गानिस्तान के अंदर कब्जा जमा रहा है। रोज़ जो है कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को कब्जा कर लेता है, वहाँ की सरकार का भी टेक कंट्रोल करने वाला है। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि अब ये जो अमेरिका की पॉलिसी है बहुत ख़राब है, अपने आप से ही वॉर शुरू करता है और अपने आप से ख़त्म कर देता है। अफ़गान लोगों को इन आतंकवादियों के हम जो है हवाले करके अब जा रहा है। कह रहा है अब कुछ भी करके इंटरनेशनल कम्युनिटी को
तालिबान को रोकना होगा। अमेरिका ने तो हाथ खींच लिए अपने, हमें देखना है कि कैसे तालिबान जो है खून खराबा जो है अपना रोके और अफ़गानिस्तान की सरकार को काम करने दे। बहुत ही अनप्रैग्मेटिक है, बहुत ही देखने में आपको लगेगा इम्प्रैक्टिकल आर्टिकल है, ऐसा होने वाला नहीं है ना। तालिबान तो बात किसी की सुनेगा नहीं, बट फिर भी इसने एक आर्टिकल बना दिया तो हमें पढ़ना ही है इसको। शुरू कर लेते हैं, समरी यही है इसकी। आज की टोन है कंसर्न्ड, बहुत ही कंसर्न्ड है, बहुत ही एप्रीहेंसिव है, आगे क्या होगा फ्यूचर में अफगान लोगों के साथ। आज मैं आपको समरी के ऊपर ही बेस्ड एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दे देता हूँ। देखो जो मैंने आपको बताया ना उसी पे बेस्ड है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, जरूर से इसको रिप्लाई करना है 3 सेंटेंसेज में, हिंदी में मैं आपको बता रहा हूँ। कितना सही है अमेरिका का एक तरफा डिसीजन अमेरिका की फोर्सेस को अफ़गानिस्तान से बाहर निकालने का, छोड़ते हुए अफ़गान लोगों को दया पे तालिबान की, है ना। अपने आप ही अमेरिका ने सोच लिया कि तालिबान से मैं लड़ाई नहीं करूंगा और अफ़गान लोग जो है अपने आप देखें तालिबान को। तो कितना जस्टिफाइबल और सही है ये अमेरिका का डिसीजन। अब इस क्वेश्चन को आंसर करना है 3 सेंटेंसेस के अंदर आपको, लेकिन इन फैक्ट्स को माइंड में रखना। 2 पहलू हैं। पहला फैक्ट ये है, अफ़गान वॉर को कभी भी अमेरिका को बुलाया नहीं गया था शुरू करने के लिए, अपने आप अमेरिका आया था और अपने आप ही शुरू करके और ख़त्म करके जा रहा है, इसकी गलती है। और दूसरा, ये ऐसी वॉर है जिसमें अमेरिका ने बहुत पैसा भी बहा दिया है और इसको बिल्कुल भी जीतने की कगार पे नहीं है, तो अमेरिका की मजबूरी भी है। अमेरिका की गलती और मजबूरी दोनों को ही देख करके आपको आंसर करना है, दोनों पहलुओं को देख करके। यूपीएससी में इसी तरह के डिस्क्रिप्टिव आते हैं, ध्यान रखें। दोनों पहलुओं को जब तक नहीं देखोगे तब तक अच्छा लिख नहीं पाओगे, और लिखने की आज से आदत डालो, है ना। मेरा आंसर मिलेगा फर्स्ट कमेंट में, मैं भी लिखता हूँ आपके साथ। शुरू कर लेते हैं आर्टिकल को। कह रहा है द रैपिड टेरिटोरियल गेन्स मेड बाय द तालिबान ओवर द लास्ट 2 months should worry both the Afghan government and the regional powers who are invested in countries long term stability। कह रहे जो रैपिड बहुत तेज़ी से जो टेरिटोरियल गेन्स आ रहे हैं, देखिए गेन का मतलब होता है बढ़त या जो है लाभ, है ना, जो आपको मुनाफा होता है, नफ़ा होता है। टेरिटोरियल मतलब जो टेरिटरी से रिलेटेड हो, जो है ज़मीन के हिस्से से रिलेटेड हो, और रैपिड का मतलब है तेज़ी से आता हुआ। कह रहे तेज़ी से ज़मीन जो कब्जा रहे हैं, ये तेज़ी से टेरिटरी पे जो गेन कर रहे हैं ये, और कौन सा गेन है, अब देखो यहाँ पे एडजेक्टिव है मेड, वो वाले गेन जो बनाए जा रहे हैं तालिबान के द्वारा, इन तालिबान के लोगों के द्वारा, और कब, पिछले 2 महीने के दौरान, लास्ट 2 months, ओवर द लास्ट 2 months। कह रहे ये जो गेन्स हैं शुड वरी, इन गेन्स को वरी करना ही चाहिए, परेशान करना ही चाहिए। अच्छा किस किस को, दोनों को, बोथ। पहला तो अफगान गवर्नमेंट को और दूसरा रीजनल पावर्स को, आसपास के देशों को, रशिया को, पाकिस्तान को और इंडिया को। ये वो सब देश हैं हु आर इन्वेस्टेड, जो इन्वेस्टेड हैं कंट्री की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी में, अफगानिस्तान की लंबे टर्म की स्थिरता में। समझ गए ना। तो गेन्स शुड वरी किसको, दोनों को, और ये सब के सब वो हैं रीजनल गवर्नमेंट, रीजनल पावर्स जो कि कंट्री की लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी में इन्वेस्टेड है। इन्वेस्टेड होने का मतलब है निवेश करके बैठे हैं इसी चीज़ में, कयास में है कि स्टेबिलिटी अफगानिस्तान में बने, इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं। आओ इस सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें, गेन्स और वर्ब को पकड़ लेना, शुड वरी को, हु की वर्ब इन्वेस्टेड। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, रीजनल पावर्स के लिए सर हु क्यों लगा हुआ है, ध्यान से समझना। देखो पावर्स बनती है लोगों से, और लोग होते हैं इंसान, इंसानों के लिए हमने हु को यूज़ कर दिया। ऐसे ही कभी कभी आपको कंपनीज लिखा होगा, कंपनीज़ के लिए भी रिलेटिव प्रोनाउन हु यूज़ किया होगा। आप बोलोगे सर कंपनी तो इंसान नहीं है, लेकिन कंपनी का मतलब है कंपनी को चलाने वाले लोग। कभी कभी लोगों को सोच करके हम हु को यूज़ कर देते हैं, ध्यान रखें। अगर सेंटेंस में कोई और एरर आपको ना मिले, उस केस में ही इस वाली एरर को मार्क करें। कभी कभी राइटर इस पर्सपेक्टिव से भी लिख देता है कि पावर लोगों की है, पावर का मतलब है पुतिन, पावर का मतलब है नरेंद्र मोदी, पावर का मतलब है शी जिनपिंग, इसलिए हम हु को लगा रहे हैं, है ना। लेकिन अगर सेंटेंस में कोई और एरर ना मिले, उसी केस में इस वाले जो है ना एरर को आप मार्क करें, हु लगाना है कि विच लगाना है। अब देखने वाली एक और कॉन्सेप्ट है हमारे पास को रिलेटिव कंजंक्शंस का। देखो हमारे पास बहुत सारी ऐसी कंजंक्शंस हैं जो कि साथ में मिलेंगी आपको। एक भाई यहाँ पे होगा, दूसरा भाई यहाँ होगा, बोथ के साथ में एंड होगा ही होगा, थोड़े से एक दूसरे से दूर दूर होंगे ये। बिटवीन के साथ में भी एंड होगा ही होगा, नॉट ओनली के साथ में ऑल्सो या बट ऑल्सो होगा ही होगा, इधर और नीदर नॉर आपको पता ही है। लेस के साथ में भी शुड आता है या प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड आता है। तो याद रखना आपको, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन हम कर चुके हैं, इनको आपको एक साथ ही रखना होता है। अब इस पर क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं इस तरह के, द कॉलेज ग्रांटेड द स्कॉलरशिप टू बोथ मोहन और रोहन। कॉलेज ने ग्रांट कर दिया स्कॉलरशिप दोनों को ही, मोहन और रोहन को। याद रखें बोथ के साथ में एंड आता है, इधर के साथ में और आता है, तो यहाँ पे बोथ और गलत हो जाएगा, एंड लगाओ बीच में। पेपर के टाइम ये चीज़ें याद नहीं आती, देख करके बिल्कुल सही लगता है एग्जाम प्रेशर में, बोथ मोहन और रोहन ठीक होगा ना, लेकिन ऐसा नहीं है, बोथ के साथ में एंड आता है। वैसे ही द लेक्चर विल बी हेल्ड बिटवीन 7 AM to 9 PM।
मेरे ख्याल से आधे स्टूडेंट्स को अगर ये रूल ना पता हो तो वो 7 AM to 9 PM बिल्कुल सही करके आएंगे, और बात ठीक भी है आपकी। 7 बजे से 9 बजे तक जो है होने वाला लेक्चर, लेकिन ध्यान रखें बिटवीन लग गए। अब बिटवीन के साथ में एंड आता है। अब क्या करूँगा, इस 2 को निकालूंगा और यहाँ पे लगाऊंगा एंड। अगर आपको इस 2 को रखना ही है तो फिर बिटवीन ना रखो, यहाँ प्रेपोजिशन यूज़ करो फ्रॉम और 2 का आपस में सिस्टम बैठ जाएगा, लेकिन बिटवीन और 2 का नहीं बैठेगा। यहाँ बिटवीन लगाना है तो एंड लगाओ, नहीं तो यहाँ पे फ्रॉम लगा दो बिटवीन की जगह पे। दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। चलिए याद रखें कंजंक्शंस को, आगे बढ़ते हैं। इस पे एक सेपरेट लेक्चर हम कर चुके हैं कंजंक्शंस का, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर से जाके देख लें। कह रहा द तालिबान स्टार्टेड देयर लेटेस्ट ऑफेंसिव ऑन May 1st, द डे द रिमेनिंग US ट्रूप्स स्टार्टेड विड्रॉइंग एज पार्ट ऑफ प्रेसिडेंट जो बाइडेंस प्लान। कह रहा तालिबान ने स्टार्ट किया अपने सबसे नए ऑफेंसिव को, सबसे नए अटैक को, लेटेस्ट अटैक को, और किस पे, 1 मई को। कह रहे 1 मई वो वाला दिन है जिस दिन बाकी बची हुई US की ट्रूप्स ने शुरू कर दिया विड्रॉइंग को, और कैसे, एक हिस्से के तौर पे प्रेसिडेंट जो बाइडेन के प्लान के। तो तालिबान ने 1 मई से इस काम को शुरू किया था, जिस दिन अमेरिका ने अपने ट्रूप्स को बुलाना शुरू किया था। चलिए देखने वाले वर्ड्स, तालिबान की वर्ब है स्टार्टेड, रिमेनिंग US ट्रूप्स की वर्ब है स्टार्टेड। ऑफेंसिव का मतलब होता है अटैक। कल हमने एक वर्ड देखा था सेल्वो, वैली, बैरेज, ऑल आउट अटैक को बोलते हैं, है ना। तो इसको हम सिनोनिम रख सकते हैं ऑफेंसिव के। याद रखना इन वर्ड्स को, इनको बोलते हैं ऑल आउट अटैक। हर दिशा से एक साथ अटैक होता है तब कहलाता है सेल्वो, वॉली और बैरेज। बार बार इन वर्ड्स को देखना है हमें। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा विद 90% ऑफ US विड्रॉल कंप्लीट, द तालिबान हैव टेकन कंट्रोल ऑफ 195 ऑफ अफगानिस्तान्स 407 डिस्ट्रिक्ट्स एंड आर कंटेस्टिंग 129 अदर्स। करेक्ट के साथ ही विद, अच्छा भाई किसके साथ, 90% US विड्रॉल के कंप्लीट हो जाने के साथ ही, 90% ट्रूप्स के अमेरिका के घर लौट जाने के साथ ही। कह रहे तालिबान के लोग जो है ना, उन्होंने टेक कर लिए कंट्रोल को 195 डिस्ट्रिक्ट्स का 407 में से, और कंटेस्ट कर रहे हैं 129 दूसरों को। तो इतनी जगह तो उन्होंने कब्जा जमा लिया है। अब जो बाकी बचे हैं ना, उसमें से 129 में अफगान फौजियों के सामने वो खड़े हैं, आज या कल में कब्जा जमा लेंगे, कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। समझे। सेंटेंस में देखने वाली चीज़, तालिबान की वर्ब है हैव टेकन, और दूसरी वर्ब है एंड कंजंक्शन के बाद आर कंटेस्टिंग। आपके दिमाग में सवाल आएगा, यहाँ भी आना चाहिए था अगर नहीं आया हो तो। तालिबान के लिए हमने देर नाम के प्रोनाउन को यूज़ किया है, जबकि तालिबान एक संस्था का नाम है। संस्थाओं के लिए हम सिंगुलर प्रोनाउन को यूज़ करते हैं, और यहाँ तो हमने हद कर दी, तालिबान के लिए वर्ब भी प्लूरल यूज़ कर दी। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको पता लगेगा कब कौन सी वर्ब, कौन सा प्रोनाउन जो है, कौन सा नाउन जो है सिंगुलर और प्लूरल वर्ब और प्रोनाउन को लेता है। इसको बोलते हैं हम कलेक्टिव जो है नाउन्स। समझो ध्यान से। मान लो एक टीम है, टीम जो है ना कई मेंबर्स से मिलकर के बनी होती है। अगर क्रिकेट की टीम है तो उसमें 11 मेंबर्स होंगे, है ना। तो ये जो टीम होती है ना, इस टीम के अगर इंडिविजुअल मेंबर्स किसी एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं तो उस केस में हम टीम को, इस कलेक्टिव नाउन को एक प्लूरल वर्ब देंगे और प्लूरल ही प्रोनाउन से डिनोट करेंगे। उसी तरह जैसे तालिबान एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, लेकिन जब इसके इंडिविजुअल मेंबर्स की बात हो रही है जो कि हमला बोल रहे हैं, तब हम इसके लिए प्लूरल जो है प्रोनाउन को यूज़ कर रहे हैं और प्लूरल जो है वर्ब को यूज़ कर रहे हैं। मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दिखाता हूँ, उससे आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। अगर ये सिंगुलर जो है एक टीम की तरह बिहेव करे कोई टीम, तब आप सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन को दें। अगर ये प्लूरल की तरह बिहेव करे, इंडिविजुअल मेंबर्स अलग अलग काम करें, तो प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन को दें। जैसे द टीम इज़ या आर डिस्कसिंग द स्ट्रेटजी अमंग इटसेल्फ या देमसेल्फ। टीम के जो मेंबर्स हैं डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रेटजी को अपने बीच में ही, समझ लो, मतलब इकट्ठे हो गए हैं, कहीं टेबल पे बैठे हैं और स्ट्रेटजी को डिस्कस कर रहे हैं। अब ध्यान देना, क्या टीम एज ए होल स्ट्रेटजी को डिस्कस कर सकती है? एक टीम है 11 लोगों की, 11 लोगों की टीम एज ए होल किसी स्ट्रेटजी को डिस्कस कर सकती है? मोस्ट प्रोबेबली क्या हो रहा है, कुछ मेंबर्स मिल करके स्ट्रेटजी को बना रहे हैं। टीम अपने आप में कैसे करेगी? टीम एक कलेक्टिव यूनिट होकर के स्ट्रेटजी को डिस्कस नहीं कर सकती। डिस्कशन होती है 2 लोगों के बीच में या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में। टीम के मेंबर्स की बात हो रही है। टीम नाम का एक कलेक्टिव प्रोनाउन जो है, कलेक्टिव नाउन जो है, अब लेगा प्लूरल वर्ब को। तो मैं क्या बोलूँगा, द टीम आर डिस्कसिंग द स्ट्रेटजी अमंगस्ट देमसेल्फ। ऐसा ही करूँगा ना। सेंटेंस सही बना दिया, लेकिन देमसेल्फ को देखना, बहुत लोग गलती करते हैं इसमें। कभी भी आप सेल्फ लिखें जब आपके पास सिंगुलर प्रोनाउन हो आगे, जैसे इट सेल्फ हो, माई सेल्फ हो। अगर देम सेल्फ लिखा है तो देम प्लूरल है, तो सेल्फ नहीं सेल्फ्स आएगा। ये कॉमन सी मिस्टेक होती है इंग्लिश में, देम सेल्फ लिख के आते हैं, सेल्फ्स आएगा अगर आपके पास आगे वाला प्रोनाउन प्लूरल है तो। वैसे ही द टीम हैज़ या हैव लॉस्ट इट्स या देयर फाइनल मैच। टीम ने लूज़ कर दिया है अपने फाइनल मैच को। देखो, टीम जब भी मैच जीतती है या हारती है
इंडिविजुअल प्लेयर्स जीतते हारते नहीं है, पूरी टीम हारती है या जीतती है एक कलेक्टिव यूनिट की तरह। जब जब कलेक्टिव यूनिट की तरह कोई काम करेगी टीम, तो ये कलेक्टिव जो है आपका सिंगुलर वर्ब लेगा और सिंगुलर प्रोनाउन को यूज़ करेगा। अब यहाँ पे टीम के लिए हैज़ लॉस्ट आएगा और प्रोनाउन आएगा इट्स फाइनल मैच। समझ गए? अब देखो टीम यहाँ पे प्लूरल वर्ब ले रहा है और टीम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब ले रहा है। यही कॉन्सेप्ट है कलेक्टिव नाउंस का। ये कलेक्टिव नाउंस ऐसे ही होते हैं, टीम है, ऑडियंस है, पुलिस है, बेंच है, कमेटी है, हर्ड है ना। कुछ और सेंटेंस करवा देता हूँ और इसे समझ में आएगा। द ऑडियंस वॉज या वर स्लीपिंग थ्रू द बोरिंग कॉन्सर्ट। ऑडियंस के मेंबर्स जो थे सो रहे थे इस बहुत ही बोर करने वाले कॉन्सर्ट के दौरान, म्यूजिकल कॉन्सर्ट के दौरान। अब ये बताओ क्या ऑडियंस पूरी की पूरी एक साथ सो सकती है क्या? मान लो 1000 लोग थे, कॉन्सर्ट चल रहा था, 1000 के 1000 सो रहे थे क्या? बड़ा मुश्किल है इस काम को करना। ऑडियंस के लोग कलेक्टिवली इस काम को नहीं कर पाएंगे। हाँ, कुछ मेंबर्स हो सकते हैं ड्यूरिंग द कॉन्सर्ट। हम यही बोलना चाह रहे हैं, ऑडियंस के कुछ मेंबर्स हो रहे थे। ऑडियंस भी एक कलेक्टिव नाउन है, इसलिए यहाँ पे मैं वर यूज़ करूँगा। द बेंच इज़ या आर टू अनाउंस इट्स या देयर डिसीजन बाय द इवनिंग। बेंच जो है अनाउंस करेगा अपना डिसीजन इवनिंग तक। बेंच में जब भी डिसीजन आता है, जजों के ग्रुप को बेंच बोलते हैं। डिसीजन हमेशा एक कलेक्टिव यूनिट की तरह होता है। ऐसा नहीं है जज साहब फर्स्ट ने ये डिसीजन दे दिया, सेकंड जज साहब ने ये डिसीजन दे दिया, फर्स्ट वाले ने बोला अपराधी को छोड़ दो और सेकंड वाले ने बोला है इसको तो आज ही सूली पे चढ़ाना है शाम को। तो ऐसा डिसीजन कभी बेंच से नहीं आता। कलेक्टिव यूनिट की तरह आएगा तो बेंच सिंगुलर हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी तो सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन को लेगी। अच्छे सेंटेंस बना रहा हूँ, क्लैरिटी आए आपको। लास्ट सेंटेंस को सब लोग खुद करें। द टीम वॉज या वर डिवाइडेड ऑन द इश्यू। द टीम वॉज या वर डिवाइडेड ऑन द इश्यू। अगर ढंग से समझाए तो 1 सेकंड में बता दोगे वॉज लगाना है, वर लगाना है। डालो कमेंट्स में, सब लोग कोशिश करना है इसको, है ना। जो मैं सिखा रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस करना भी थोड़ा ज़रूरी है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। डालना इसको कमेंट्स में, मैं आपको भी थोड़ी देर बाद बताऊँगा। यहाँ पे वॉज आएगा, वर आएगा। कह रहे हैं मोस्ट ऑफ देयर रिसेंट विक्ट्रीज आर इन द नॉर्दर्न प्रोविंसेस ऑफ बडाकशान एंड ताकार विच हैव रजिस्टर्ड तालिबान रूल इन 1990s। कह रहे ज़्यादातर उनकी जो रीसेंट विक्ट्रीज़ हैं, जो हाल की जीते हैं, वो आई हैं नॉर्दर्न प्रोविंसेस में। प्रोविंस का मतलब होता है रीजन या कोई स्टेट। नॉर्दर्न मतलब उत्तरी, तो उत्तर की स्टेट्स में, रीजन्स में आई हैं, जो कि रीजन्स के नाम है ये वाले दोनों रीजन्स। कह रहे जिन्होंने रजिस्ट किया था या रजिस्ट कर चुके थे, रोक चुके थे तालिबान के रूल को 1990 में। तो 1990 में जो लोग तालिबान के सामने खड़े हुए थे, उन्हीं लोगों के सामने आज तालिबान खड़ा है, उन लोगों को परेशान कर रहा है वहाँ के प्रोविंसेस को। मोस्ट की वर्ब है आर, यहाँ पे प्रोनाउन बन गया मोस्ट। विच की वर्ब है हैड रजिस्टर्ड। कह रहे इन सेवरल नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स अफगान ट्रूप्स हैव ईदर सरेंडर्ड और रिट्रीटेड। कह रहे बहुत सारी नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स में, बहुत सारे उत्तरी जिलों के अंदर अफगान के जो ट्रूप्स है उन्होंने या तो सरेंडर कर दिया है और या फिर रिट्रीट कर गए हैं, पीछे हट गए हैं, है ना। सरेंडर आप जानते हैं, रिट्रीट का मतलब होता है अपने हथियार डालना या पीछे हट जाना, है ना। जैसे जैसे दुश्मन आगे बढ़े आप अपने कदम को पीछे पीछे बढ़ाते जाएं। अफगान ट्रूप्स की 2 वर्ब्स हैं, देखो इधर और आया हुआ है, कोरिलेटिव कंजंक्शन है। वर्ब नंबर 1 है आपकी सरेंडर्ड और दूसरी वर्ब है रिट्रीटेड। दोनों में से एक काम हुआ है, इसीलिए हम इधर और को यूज़ करते हैं। अगर दोनों ही काम हुए होते तो हम बोथ एंड को यूज़ करते। इधर और की एक ही निशानी है, इधर और, नीदर और, बट ओनली, बट नॉट ओनली बट ऑल्सो। जिस पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ड इधर के बाद आएगा, उसी पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ड और के बाद भी आना चाहिए। यहाँ भी V2 और यहाँ भी V2, याद रखें इस चीज़ को, है ना। V3 दोनों जगह आ रही है। कह रहा है इफ़ द नॉर्थ होम टू अफगानिस्तान्स एलीट पावर ब्रोकर्स एंड लीडर्स इज लॉस्ट द रिस्क ऑफ टोटल कोलैप्स ऑफ द गवर्नमेंट इन काबुल वुड इंक्रीज। कह रहा है अगर नॉर्थ जो है, जो कि घर भी है, होम टू है अफगानिस्तान के एलीट पावर ब्रोकर्स और लीडर्स का, अफगानिस्तान के जो सबसे बड़े जो सीजनल पावर के ब्रोकर्स हैं, जो है पावर को ब्रोकिंग करने वाले हैं, अफगान गवर्नमेंट और तालिबान के बीच में बात करवाने वाले हैं, और लीडर्स भी हैं, है ना। कह रहा है अगर ये नॉर्थ जो है ना, इन लोगों का जो घर है वो लूज़ हो गई, अगर ये जो है तालिबान की भेंट चढ़ गई, तो रिस्क जो है ना एक टोटल कोलैप्स का, अफगानिस्तान के पूरी तरह से ढह जाने का, इस सरकार का काबुल में, वो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझे सेंटेंस को। फर्स्ट कंडीशनल है, नॉर्थ की वर्ब है इज, रिस्क की वर्ब है वुड इंक्रीज। आप पूछोगे सर फर्स्ट कंडीशनल में विल आता है? नहीं मेरे भाई, फर्स्ट कंडीशनल में वुड भी आता है, कैन भी आता है, शुड भी आता है, सब कुछ आ जाता है। कंडीशनल की वीडियो आप देखोगे तो वहाँ समझाया हुआ है, कंडीशनल की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, है ना। अब इसमें देखने वाला कॉन्सेप्ट है बहुत प्यारा, क्लोज टेस्ट में बहुत काम आता है। ये दोनों सेंटेंस देखो, दीज वुड्स आर हाउस टू 300 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। देखना इस सेंटेंस को समझना। देखो एक वर्ड है हमारे पास होम, एक वर्ड है हमारे पास हाउस। होम और हाउस एक दूसरे के सिनोनिम है,
हाउस मतलब घर, होम मतलब भी घर, ऑलमोस्ट एक दूसरे के सिनोनिम्स ही हैं। लेकिन जब आप होम टू नाम के एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है किसी का घर होना, किसी को पनाह देना। लेकिन इस होम टू नाम के एडजेक्टिव को कभी भी हाउस टू नहीं लिखा जाता। होम टू एक फ्रेज है, एक एडजेक्टिवल फ्रेज है। देखो कैसे, दीज वुड्स आर हाउस टू 300 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। ये वुड्स जो हैं घर हैं 300 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स का। यहाँ पे हाउस टू गलत फ्रेज है। मेन वर्ब है आपकी आर, हाउस यहाँ पे एक एडजेक्टिव बन जाएगा, लेकिन एडजेक्टिव होता है होम टू। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको? तो कभी भी हाउस टू नाम के फ्रेज को यूज़ ना करके आए, होम टू ही होता है। होम टू का मतलब यही है किसी के लिए घर बनना या किसी को पनाह देना। 300 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स को ये जंगल पनाह देते हैं। अब देखो इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट भी है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, द पॉन्ड हाउसेज होम्स नहीं, हाउस इज सेवरल वैरायटी ऑफ फिशेस। यहाँ पे होम्स नहीं आएगा। अगर आपको वर्ब फॉर्म में यूज़ करना है तो हाउस नाम की वर्ब को यूज़ कर लें, हाउसेज, हाउस, जैसा भी लिखना चाहे, है ना। तो पॉन्ड हाउसेज सेवरल वैराइटीज ऑफ वर्ड्स, यहाँ पे वर्ब फॉर्म में हाउसेज बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे होम्स मत लिखे आना। तो वर्ब फॉर्म में हाउसेज, एडजेक्टिव फॉर्म में होम टू, दोनों एक ही बात है, बस इनको आपस में मिक्स नहीं करना है। इसीलिए हमने यहाँ लिखा है नॉर्थ होम टू, ना कि लिखा है हाउस टू। हम यहाँ पे हाउसेज लिख सकते थे, नॉर्थ हाउसेज अफगानिस्तान एलीट पावर ब्रोकर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है, एक बार आपके दिमाग में बैठ गया तो कभी गलती नहीं करोगे, है ना। द गवर्नमेंट स्टिल कंट्रोल्स मोस्ट ऑफ द प्रोविंशियल कैपिटल्स एंड सिटीज़ बट आर पॉलिटिकली सराउंडेड बाय द तालिबान। सरकार जो है अभी भी कंट्रोल करती है ज़्यादातर प्रोविंशियल कैपिटल्स को और सिटीज़ को, लेकिन अभी भी सरकार के जो लोग हैं, मेंबर्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, वो प्रैक्टिकली घिरे हुए हैं तालिबान के द्वारा। समझ गए? सरकार को हमने कलेक्टिव जो है नाउन की तरह यूज़ किया है। वर्ब है इसकी कंट्रोल्स और दूसरी वर्ब है आर। अब थोड़ा सा आप यहाँ पे देखोगे अजीब लगेगा आपको। कैसे? गवर्नमेंट के लिए हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ की है और यहाँ पे इसको कलेक्टिव प्रोनाउन बना करके प्लूरल वर्ब दे दी। समझ रहे हो बात को? आर सराउंडेड लिख दिया हमने। ये थोड़ा सा गलत हो जाता है। राइटर्स को समझना चाहिए कि आप जिस चीज़ पे चल रहे हो पैरेललिज्म के जो है ना सिद्धांत को फॉलो करें। अगर गवर्नमेंट को आप सिंगुलर वर्ब बनाना चाहते हो, सिंगुलर मानना चाहते हो, कलेक्टिव नाउन बनाना चाहते हो, तो आप इसको सिंगुलर वर्ब ही दें थ्रू आउट द जो है पूरा का पूरा क्लोज। यहाँ पे सिंगुलर, यहाँ पे प्लूरल देने से आप इंग्लिश को जो है बेसिक ग्रामर के रूल्स को ऑफेंड करते हो। तो ध्यान रखें, इस तरह का काम कभी भी ना करें। एक तरफ सिंगुलर एक तरफ प्लूरल, गलत हो जाएगा। बढ़े आगे। गवर्नमेंट या तो यहाँ भी कंट्रोल लिख देते, कंट्रोल्स को एस निकाल देते, और या फिर यहाँ भी सिंगुलर वर्ब लगा देते, इज सराउंडेड बाय द तालिबान। करेक्ट। गिवन द पेस ऑफ द तालिबान्स एडवांसमेंट इन द कंट्री साइड, इट इज़ पॉसिबल दे कुड लॉन्च एन ऑफेंसिव टू टेक द पॉपुलेशन सेंटर्स वंस द अफगान ट्रूप्स आर आउट। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कितनी बार एरर निकाल देते हैं सेंटेंस के अंदर, है ना। एडिटर से ज़्यादा समझदार हैं कि सर। देखो ये है एडिटर और मैं हूँ इंग्लिश का टीचर। एडिटर को इंग्लिश पढ़ाने के लिए जो है ना ये आर्टिकल नहीं लिखना, और बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं एडिटर को नहीं भी पता हो सकते हैं। हालांकि इसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, नो डाउट अबाउट इट। हम टेक्निकल इंग्लिश में जाते हैं जो फॉर्मल होनी चाहिए, जिसमें बिल्कुल परफेक्शन चाहिए होता है एसएससी बैंक के हिसाब से। तो इसलिए कुछ एरर्स हमें मिलती हैं जो एडिटर की नज़र में नहीं आती हैं। आगे सेंटेंस बहुत सिंपल सा है। करे देखते हुए पेस को, गिवन द पेस, इस रफ्तार को, किसकी? तालिबान के आगे बढ़ने की, एडवांसमेंट की। और कहाँ पे? कंट्री साइड में, गांव के देहात के इलाकों में। तो करेक्ट, कंट्री साइड में, देहात में तालिबान के बढ़ने की रफ्तार को देखते हुए बड़ा ही पॉसिबल है कि वो लॉन्च कर सकते हैं एक ऑफेंसिव को। और क्या करने के लिए? इन पॉपुलेशन सेंटर्स को टेक करने के लिए, अगर एक बार फॉरेन ट्रूप्स आर आउट, फॉरेन ट्रूप्स बाहर निकल जाती हैं। तो देख करके यही लग रहा है कि बहुत जल्दी वो जैसे ही फॉरेन ट्रूप्स निकलेंगी बड़े बड़े अर्बन सेंटर्स को भी अटैक करेंगे। अभी तो वो देहात में अपना जो है पाँव पसार रहे हैं। समझ गए ना। इट की वर्ब है इज, दे की वर्ब है कुड लॉन्च, ट्रूप्स की वर्ब है आर। कंट्री साइड मतलब देहात, रूरल एरियाज। गिवन और गिवन दैट के बीच का फ़र्क जानते हैं। अगर आपको प्रेपोजिशन चाहिए हो तब गिवन यूज़ करें, अगर क्लोज पढ़ा हो तो गिवन दैट को यूज़ करें कंजंक्शन को। इंडिया एक्सपेक्ट्स अ बम्पर हार्वेस्ट गिवन दैट द अबव एवरेज रेंज। इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है एक बहुत तेज़ी से बहुत बड़ी सी हार्वेस्ट को, फसल को, देखते हुए बहुत अच्छी बरसात को। अब यहाँ पे आपको अबव एवरेज रेन नाम के ऑब्जेक्ट के लिए एक प्रपोजिशन चाहिए, गिवन दैट को नहीं, गिवन को यूज़ करके आए। समझ गए मेरी बात को? यहाँ पे गिवन दैट गलत हो जाएगा क्योंकि क्लोज तो रखा ही नहीं, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब तो है ही नहीं इसके बाद, लेकिन यहाँ हो जाएगा। कह रहे इंडिया एक्सपेक्ट्स अ बम्पर हार्वेस्ट गिवन द रेन्स हैव बीन प्रेडिक्टेड टू रिमेन अबव एवरेज। इंडिया बहुत अच्छी फसल को एक्सपेक्ट कर रहा है, देखते हुए इस चीज़ को कि रेंज जो है प्रेडिक्ट किया गया है कि वो अबव एवरेज रहेंगी। यहाँ पे पूरा क्लोज पड़ा है। रेंज आपका सब्जेक्ट है, हैव बीन प्रेडिक्टेड उसकी वर्ब है। सब्जेक्ट वर्ब मिल गया, क्लोज मिल गया, तो गिवन से काम नहीं चलेगा। अब गिवन दैट कंजंक्शन यूज़ करनी पड़ेगी।
जितनी बार करोगे इन रूल्स को उतना जल्दी आपको एग्ज़ाम में बिना टाइम गंवाए इनको अप्लाई करने में फ़ायदा होगा, है ना, हेल्प मिलेगी। कह रहे तालिबान स्ट्रेटेजी स्टिल नॉट क्लियर, तालिबान की रणनीति अभी भी साफ नहीं है, क्लियर नहीं है। अच्छा कैसे भाई? कह रहे देयर पॉलिटिकल ऑफिस इन दोहा विच स्टार्टेड पीस टॉक्स विद अफगानिस्तान गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स इन सितंबर 2020 कंटिन्यूज टू से दे आर कमिटेड टू द डायलॉग। कह रहे उनका जो पॉलिटिकल ऑफिस है कतर में, दोहा में, कह रहे जिसने स्टार्ट किया था पीस की टॉक्स को, जिसने शुरू किया था शांति की वार्ता को अफगान गवर्नमेंट के नुमाइंदों जो है प्रतिनिधियों के साथ, रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ सितंबर 2020 में। कह रहे ये पॉलिटिकल ऑफिस जिसने इस काम को किया था ना, ये अभी भी जारी है कहना इस चीज़ को कि वो जो लोग हैं तालिबान वाले वो कमिटेड हैं डायलॉग से, बातचीत पे। तो बात कतर में बैठ के क्या कर रहे हैं, दोहा में बात क्या कर रहे हैं कि हम जो है बहुत कमिटेड हैं बातचीत करने पे, लेकिन अफगानिस्तान में बैटल फील्ड पे वो बार बार जो है खून खराबा कर रहे हैं हर रोज़। तो उनकी स्ट्रेटजी बिल्कुल भी साफ नहीं है। ऑफिस की वर्ब है कंटिन्यूस, दे की वर्ब है आर। इस पॉलिटिकल ऑफिस के लिए हमने विच नाम का रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया है, विच स्टार्टेड, है ना, और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं। कमिटेड टू वही फ्रेज है जो अपने बाद नाउन, प्रोनाउन या जीरेंड लेगा। डायलॉग नाम का नाउन रखा हुआ है, अगर वर्ब होती तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती कमिटेड टू के बाद, आप जानते हैं। कह रहे बट ऑन द बैटल फील्ड इन अफगानिस्तान दे कंटिन्यू अ रिलेंटलेस कैंपेन एम्ड एट कैप्चरिंग मोर टेरिटरीज। अब वही बात कर रहे हैं, कह रहे लेकिन जंग के मैदान में अफगानिस्तान के अंदर वो जारी हैं एक रिलेंटलेस कैंपेन को उन्होंने कंटिन्यू किया हुआ है, एक बहुत ही खूंखार अभियान को जो एम्ड एट है, जो कि पूरा निशाना लगा के बैठा है कैप्चर करने पे ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को, टेरिटरीज़ को। तो वहाँ पे बात और यहाँ पे खून खराबा, ऐसा काम तालिबान वाले कर रहे हैं। दे की वर्ब है कंटिन्यू, रिलेंटलेस आप जानते हैं जो या तो सरेंडर ना करे या बहुत ही ज़्यादा जो है क्रूअल हो, है ना, खून खराबे वाला हो। एम्ड एट यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, वो वाला कैंपेन जो एम्ड एट है, वो वाला कैंपेन जिसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, एक ही एम है ना। कह रहे पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम वॉज द टोटल एब्डिकेशन ऑफ लीडरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय द यूएस विच इन्वेडेड अफगानिस्तान 20 ईयर्स अगो। कह रहे इस प्रॉब्लम का एक पार्ट, इस प्रॉब्लम का एक हिस्सा था। अच्छा क्या था भाई? टोटली एब्डिकेट कर देना, टोटली अबेंडन कर देना लीडरशिप को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को यूएस के द्वारा, अमेरिका के द्वारा। वो अमेरिका जिसने इन्वेड भी किया था अफगानिस्तान को 20 साल पहले, जो अफगानिस्तान में जा घुसा था 20 साल पहले बिन बुलाए मेहमान। समझ गए ना? पार्ट आपका एक जो है यहाँ पे नाउन है, वर्ब है इसकी वॉज, सब्जेक्ट है पार्ट, वर्ब है इसकी वॉज। अमेरिका के लिए हमने विच प्रोनाउन को यूज़ किया, रिलेटिव प्रोनाउन को, और वर्ब है इसकी इन्वेडेड। एब्डिकेशन आपने देख लिया, किसी भी पावर या पोजीशन की या रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो पोजीशन है उसको अपने मन से त्याग देना, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, लीडरशिप को। तो अमेरिका ने यही किया, अपने आप आया और अपने आप ही एक दिन बोला अब मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं लड़ना अफगान वॉर को। यही जो है प्रॉब्लम का हिस्सा भी है। कह रहा व्हेन direct talks between the US and the Taliban began, the US's focus was not on finding peaceful settlement to the crisis that it partly created, but on exiting the war. अब देखो उनकी गलती भी बता रहा है। करे जब सीधी सीधी टॉक्स जो हैं इन दोनों के बीच में, बिटवीन और एंड, याद रखें कोरिलेटिव कंजंक्शन है, साथ में ही आएंगी। कह रहे डायरेक्ट बातचीत जो है तालिबान और अमेरिका के बीच में शुरू हुई थी ना जब, तो यूएस का फोकस था, वॉज क्या भाई, ना फाइंड करना एक शांति वाले सेटलमेंट को, सोल्यूशन को इस क्राइसिस के लिए, जिसको इसने पार्टली आंशिक तौर पे क्रिएट भी किया है। इस पूरे तूफान को, तालिबान को अमेरिका ने बनाया था एक वक्त पे। कह रहे बल्कि यूएस का फोकस था एग्जिट करना इस वॉर को, इस वॉर से कैसे भी बाहर निकलना। तो सीधी बातचीत में यूएस ने कभी सोचा ही नहीं कि कैसे यहाँ पे शांति कायम करूँ। यूएस ने तो ये सोचा कि कैसे जल्दी से जल्दी पीछा छुड़ा के अफगानिस्तान से घर भागूँ। समझ गए? टॉक्स की वर्ब है बिगेन, फोकस की वर्ब है वॉज, सेटलमेंट मतलब होता है सोल्यूशन, किसी चीज़ का जो है निपटान, है ना। इट की वर्ब है क्रिएटेड, बिटवीन के साथ में एंड आएगा, है ना, बोथ के साथ में एंड आएगा, फ्रॉम के साथ में टू आएगा। याद रखें इनके पेयर कभी भी अलग नहीं होते एक दूसरे से। कह रहा therefore instead of putting pressure on the Taliban to extract concessions, the US struck a deal with them, completely ignoring the concerns of Kabul। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा मैं तेज़ पढ़ रहा हूँ? बहुत सिंपल आर्टिकल है। अगर आपको अभी भी तेज़ लग रहा है तो आप YouTube में नीचे ऑप्शन होता है अपनी स्पीड को घटाने या बढ़ाने का, तो आप वहाँ से अपनी स्पीड को ना एडजस्ट कर लिया करो। आर्टिकल बहुत सिंपल है। कह रहा है इसीलिए therefore hence इसका मतलब होता है इसीलिए। कह रहा है इसीलिए बजाय, इंस्टेड ऑफ, बजाय
प्रेशर को पुट करने पे, और किसके ऊपर, तालिबान नाम के संगठन के ऊपर, कि वो ड्रॉ आउट करे, एक्सट्रैक्ट करे, निकाल करके लाए और ज़्यादा रियायतों को, कंसेशंस को, डिस्काउंट्स को। भाई तालिबान कई सारी रियायतें दे वहाँ की सरकार को कि हम खून खराबा नहीं करेंगे, हम इतने इतने रीजन में रहेंगे, इसके बाहर नहीं निकलेंगे। कह रहे इसलिए बजाय ऐसी रियायतों के लिए तालिबान पे प्रेशर डालने की बजाय अमेरिका ने स्ट्राइक कर ली एक डील, अमेरिका ने बना ली एक डील इन लोगों के साथ में। और कैसे, पूरी तरह इग्नोर करते हुए काबुल के कंसर्न्स को। अमेरिका ने बोला देखो भाई ये जुड़े हाथ, हम यहाँ से जा रहे हैं, हमारे गोली मोली मत मारना जब हम निकल रहे हो, हमारे जाने के बाद तुम जानो और काबुल जाने और अफगान गवर्नमेंट जाने, फिर हमसे मत पूछना क्या करना है। तो ऐसा काम, ऐसी डील करके अमेरिका वहाँ से भाग रहा है। समझे मेरी बात को। यूएस की वर्ब है स्ट्राइक का डील का मतलब होता है एक डील को बनाना। इग्नोरिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। जब अमेरिका ने एक डील को स्ट्राइक किया उस वक्त ये इग्नोर कर रहा था, दोनों काम एक साथ कर रहा था, इधर डील को साइन कर रहा था और इधर अफगान लोगों को इग्नोर करके उनके कंसर्न्स को भाग रहा था यहाँ से। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है ड्रॉ आउट करना, निकालना। कंसेशन मैंने आपको बता दिया, डिस्काउंट, रिलीफ, कॉम्प्रोमाइज़, रियायत किसी चीज़ में। अब एक छोटी सी चीज़ देखना, स्ट्राइक अ डील, फोर्ज अ डील और एंटर अ डील एक ही बात है, लेकिन एंटर के साथ में इनटू आएगा। जब भी कोई डील लगाते हैं आप, कोई भी निगोशिएशन करते हैं, कोई बातचीत करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो एंटर इनटू लिखते हैं। अगर कहीं घुस रहे हो तो एंटर ठीक है बिना प्रीपोजिशन के, अदरवाइज आप लिखते हैं एंटर इनटू। तो स्ट्राइक अ डील, फोर्ज अ डील या एंटर इनटू अ डील एक ही बात है। आप इनको जैसे मर्जी यूज़ करो आपकी श्रद्धा के हिसाब से, है ना। तीनों फ्रेज एक ही चीज़ की तरफ इशारा करते हैं। बढ़े आगे। कह रहे नाउ द तालिबान आर मच मोर पावरफुल ऑन द ग्राउंड एंड इवन इफ द पीस प्रोसेस इज रिवाइव्ड आफ्टर अमेरिकन पुल आउट दे वुड नेगोशिएट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। अब बता रहा है हाल की क्या पोजीशन है। कह रहे अब तालिबानी जो हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं ग्राउंड पे, ज़मीन पे। और कह रहे अगर यहाँ तक कि पीस प्रोसेस जो है वो रिवाइव भी हो जाए, शांति की बात अगर शुरू भी हो जाए ना अमेरिका के भागने के बाद, पुल आउट करने के बाद, तो ये जो तालिबानी हैं निगोशिएट करेंगे एक स्ट्रेंथ की पोजीशन से। तो अब जो है ना ये कितना भी इनसे तुम जो है सेटलमेंट करने की कोशिश करो, अपना हाथ ऊपर ही रखने वाले हैं, क्योंकि इनको पता है धीरे धीरे करके अफगानिस्तान हमारा होने ही वाला है ना। तो कितना भी आप सोच लो, अब ये बहुत स्ट्रेंथ में आ गए अमेरिका के भागने के बाद। तालिबान की वर्ब है आर, पीस प्रोसेस की वर्ब है इज़ रिवाइव्ड पैसिव वॉइस में, दे की वर्ब है वुड निगोशिएट। निगोशिएट का मतलब होता है मोल भाव करना, किसी से डिस्कशन करना। पुल आउट होता है बाहर निकलना, विड्रॉ करना, है ना। याद रखें मोर पावरफुल एक कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री को आप मच या फार से ही एडवर्ब से ही जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। हमेशा एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री के लिए अगर एडवर्ब यूज़ होगी तो या तो यूज़ होगी मच या यूज़ होगी फार, इसके अलावा कोई भी यूज़ हो जाए सेंटेंस में एरर हो जाती है। बढ़े आगे। कह रहे बट दैट शुड नॉट स्टॉप काबुल एंड रीजनल पावर्स चाइना, रशिया, ईरान, पाकिस्तान एंड इंडिया फ्रॉम सीकिंग अ पॉलिटिकल सेटलमेंट। कह रहे लेकिन ये कितनी भी बदमाशी अमेरिका करके गया हो, कह रहे दैट शुड नॉट स्टॉप, उसको स्टॉप नहीं करना चाहिए, ना तो काबुल को और ना आसपास की रीजनल पावर्स को, हम सभी को, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान और इंडिया को। और किस पे सीक करने के लिए, कोशिश करने के लिए, अचीव करने के लिए एक पॉलिटिकल सेटलमेंट को। तो ठीक है अमेरिका ने जो किया, अब हमारा यही जो है प्रयास होना चाहिए, एंडेवर्स होने चाहिए, कैसे भी करके अफगानिस्तान में पीस प्रोसेस को हम स्टार्ट करवाएं। दैट की वर्ब है शुड नॉट स्टॉप, सीक एक ट्रांजिटिव वर्ब है, यहाँ पे तो वैसे जीरेंड है, वर्ब है लेकिन है तो ट्रांजिटिव वर्ब, चाहे जीरेंड हो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, कभी भी अपने बाद प्रेपोजिशन को नहीं लेगी, हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेगी। कह रहे अ वायलेंट टेक ओवर ऑफ द कंट्री बाय तालिबान लाइक इन 1996 वुड नॉट सर्व एनीबडीज इंटरेस्ट। कह रहे अगर एक वायलेंट टेक ओवर हो जाए, एक बहुत ही हिंसा भरा कब्जा जमा ले इस कंट्री पे तालिबान के द्वारा, तो कह रहे जैसा हुआ था 96 में भी, वो सर्व नहीं करेगा किसी भी इंटरेस्ट को, किसी के भी इंटरेस्ट को। चाहे तालिबान खुद ही कब्जा जमा ले, तालिबान की भी भलाई होने वाली नहीं है। 1996 में करके देख चुका है, इसको कुछ मिला नहीं है। टेक ओवर मतलब कब्जा जमाना, वर्ब है इसकी वुड नॉट सर्व। वायलेंट एक एडजेक्टिव है जो बड़ा हिंसक हो, जिसमें बड़ी खून खराबा हो, उसको बोलते हैं वायलेंट। अब देखो कैसे नहीं है। द तालिबान वुड ऑल्सो नॉट फाइंड इंटरनेशनल लेजिटिमेसी इफ़ दे कैप्चर काबुल थ्रू ब्लडशेड। करेक्ट, तालिबान को भी नहीं मिलेगी, तालिबान भी फाइंड नहीं करेगा साथ ही साथ पूरी दुनिया की लेजिटिमेसी को, पूरी दुनिया की अप्रूवल को, अगर वो कैप्चर करते हैं काबुल को खून खराबे के जरिए। तो आप काबुल को कैप्चर कर लो, लेकिन दुनिया आपको कभी भी काबुल की सरकार नहीं मानेगी। जब मौका मिलेगा कोई ना कोई आकर के आपको जो है आपसे लड़ाई करने के लिए तैयार होगा। तो कितना भी कर लो, अब रहोगे तालिबान, सरकार नहीं बन सकते। तालिबान की वो होगी वुड नॉट फाइंड, इफ़ की वर्ब है, दे की वर्ब है कैप्चर,
लेजिटिमेसी का मतलब होता है अप्रूवल, वैधता। ब्लड शेड आप जान गए हैं, कार्नेज, स्लॉटर, मैसेकर, है ना, गोर को सबको हम बोलते हैं ब्लड शेड, खून खराबे को। कह रहा अफगान्स पास्ट एक्सपीरियंस सजेस्ट दैट वन पार्टी रिजीम्स, द कम्युनिस्ट रिजीम, मुजाहिदीन और द तालिबान फेल्ड टू स्टेबलाइज द कंट्री और सस्टेन देमसेल्व्स इन द लॉन्ग टर्म। कह रहा अफगानिस्तान का जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो सजेस्ट करता है कि एक पार्टी का जो रिजीम है, एक पार्टी का जो शासन है, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे मुजाहिदीन हो, चाहे जो तालिबान हो, कह रहा है हमेशा ये फेल्ड रहा है स्टेबलाइज करने में इस कंट्री को, और या फिर अपने आप को सस्टेन करने में, लॉन्ग टर्म में बनाए रखने में अपने आप को लॉन्ग टर्म में। तो चाहे कितना भी देख लो आप हिस्ट्री में, पाकिस्तान में एक पार्टी का रिजीम कभी भी नहीं चला है, हमेशा मल्टी पार्टी रिजीम ही पाकिस्तान में काम करेगा, है ना, सॉरी अफगानिस्तान में मल्टी पार्टी रिजीम ही जो है काम करने के लाइवलीहुड्स हैं। समझ गए सेंटेंस को? पास्ट एक्सपीरियंस की वो सजेस्ट वन पार्टी की रिजीम में फेल्ड, ये वन पार्टी रिजीम के सारे नाम दिए इसने हाइफन से, हाइफन के बीच में। नाउ दैट द इन्वेडिंग ट्रूप्स आर एग्जिटिंग अफगानिस्तान, द वॉरिंग पार्टीज फोकस शुड शिफ्ट टुवर्ड्स सेटलमेंट एंड बिल्डिंग लास्टिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ पावर। कह रहा अब क्या होना चाहिए? कह रहा अब जबकि, नाउ दैट, याद रखें नाउ दैट एक फ्रेज होता है इंग्लिश में, इसका मतलब होता है अब जबकि, नाउ दैट। कह रहा अब जबकि जब लड़ने वाली या इन्वेड करने वाली ट्रूप जो है अफगानिस्तान से एग्जिट कर रही हैं, अफगानिस्तान में घुस आने वाले जो फौजी हैं अफगानिस्तान से भाग रहे हैं, कह रहा है अब वारिंग पार्टी जो है ना, उनका फोकस जो है, लड़ने वाली पार्टियों का जो फोकस है वो शिफ्ट हो जाना चाहिए सेटलमेंट और बिल्ड करने की तरफ, लॉन्ग लास्टिंग स्ट्रक्चर को, टिकाऊ स्ट्रक्चर्स को, ढांचों को जो है पावर के। अब ऐसा ढांचा बने जो टिकाऊ हो, किसी का भी बने जिसमें शांति हो और टिकाऊपना हो, ऐसा ढांचा बनाने का हमें कोशिश करना चाहिए अफगानिस्तान में। समझ गए सेंटेंस को? ट्रूप्स की वर्ब है आर एग्जिटिंग, पार्टीज फोकस की वर्ब है शुड शिफ्ट, इन्वेडिंग मतलब जो इन्वेड करके आई हो, जो अटैक करके आई हो, जो अंदर घुस के आई हो, पेनिट्रेट करके आई हो, है ना, यूएस फोर्सेस की बात कर रहे हैं। नाउ दैट को आप मार्क कर लें, अब जबकि, नाउ दैट। कह रहा अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? एल्स अफगानिस्तान वुड फॉल इनटू अनदर साइकिल ऑफ वायलेंस। कह रहा नहीं तो एल्स अफगानिस्तान जो है ना फॉल इनटू हो जाएगा, घुस जाएगा एक दूसरे चक्कर में जो है वायलेंस का, हिंसा का। ये कर लो, नहीं तो कई 10 सालों तक, 20 सालों तक अफगानिस्तान में फिर से वायलेंस होगी। अफगानिस्तान की हिस्ट्री हमें यही बताती है। सिंपल आर्टिकल है आज का, मेरे ख्याल से ज़्यादा दिक्कत आपको आई नहीं होगी। फिर भी जो हमने रूल्स डिस्कस किए हैं उन पर ज़रूर से गौर फरमाना। सारे रूल्स को आप अप्लाई करोगे इस क्विज़ पे। अब एक भी इंसान का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए अगर आपने पूरे मन से देखा है तो। बिटवीन के साथ में क्या लगेगा? और लगेगा, टू लगेगा, एंड लगेगा। गिवन और गिवन दैट में क्या फ़र्क होता है? हाउस के बाद में टू लगता है नहीं लगता? हाउस टू क्या होता है? होम टू क्या होता है ना? ये सारी चीज़ें आप देख चुके हो। रिलेंटिंग, अनयील्डिंग, इनएक्सोरेबल, ये कौन से वर्ड्स हैं? बहुत ही सिंपल सा आपका। यार 5वां मैंने लिखा नहीं क्या? चलो मैं क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। ये 5th क्वेश्चन है आपका, मैंने यहाँ टाइप कर दिया है। आपको यहाँ देखना है तालिबान को कलेक्टिव प्रोनाउन कैसा बनाना है, कलेक्टिव नाउन कैसा बनाना है, सिंगुलर बनाना है या प्लूरल बनाना है, ये आपको यहाँ पे बीच वाले फ्रेज से देख करके मालूम चलेगा। अपने मन से ट्राई दो इस क्विज़ को। आंसर मिलेगा आपको फर्स्ट कमेंट में, मैं डाल रहा हूँ यहीं पे इसी वीडियो के नीचे फर्स्ट कमेंट के अंदर। अपने स्कोर को जरूर बताना, आउट ऑफ 5 आपको कितना मिला। वीडियो को एक लाइक और शेयर देना। ये आपका डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन है, सभी लोग लिखें, 3 सेंटेंस में आंसर करें। मैं भी लिखता हूँ, लिखने की आदत डाल लो, नहीं लिखोगे तो कभी इंप्रूव नहीं कर पाओगे राइटिंग स्किल्स में। चलिए मुलाकात लूँगा अगली वीडियो में। अंटिल देन साइनिंग आउट।